हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस में आ रहा है एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मतलब जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी एक कंपाउंड के एलिमेंटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। सिमिलरली इधर बोला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड जो आपके सामने बना, जो आपके सामने आया, जिस तरीके से उसे फॉर्म करके आपके सामने रखा गया, वो उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि आपने कोई भी स्टफ़ यूज़ किया है, उस स्टफ़ का मॉडिफिकेशन जब हो चुका होगा तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्मेशन की तरह वर्क करेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक तरीके का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, और जब वो मॉडिफाइड हो जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरीके से हमारे सामने आता है। अब सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज़ डेराइव्ड फर्स्ट फ्रॉम दी वेट परसेंटेज। बिल्कुल ठीक बात है, वेट परसेंटेज के बिहाफ पर ये बात होगी, क्योंकि वेट परसेंटेज से तो हमने ना बात की थी स्टार्टिंग में। जब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करते थे तो हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन में ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे फर्स्टली हम मोल्स निकालेंगे, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सारी बातें। तो हमारे पास में सबसे पहली बात थी कि हमने मोल्स कैलकुलेट करे थे, मोल रेशियो निकाले थे, उसके बाद हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला था। तो यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फार्मूला वेट परसेंटेज के थ्रू ऑब्टेन्ड होगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पर ये टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड है। याद रखने वाली बात ये है कि ये जो है वेट परसेंटेज से निकल के आएगा इसका स्ट्रक्चर एम्पिरिकल फार्मूला का, और यहाँ पर जो है ये टोटल वेट आपको ऑब्टेन करा के देगा, जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला से मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट ये है, द एम्पिरिकल फार्मूला कंटेन द मोस्ट सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। मतलब सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो भी हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है वो स्ट्रक्चर हमारे लिए एक सिंप्लीफाइड ही स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब ये है, आप कंपाउंड बना रहे हो, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बना रहे हो, तो आप सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला को ही फॉर्म करोगे ना, तो वही आपकी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया पॉइंट इसमें, द मॉलिक्यूलर फार्मूला नीड्स टू बी अ मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। बिल्कुल बात ठीक है। अभी जैसे हमने क्वेश्चंस भी किए थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखते थे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, तो एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन मेंशन करते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो ये एन होता है ना, तो ये एन क्या था, एन हमारा था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, यही तो हमारा था। तो हम क्या करते थे, एन कैलकुलेट करते थे, और मैंने आपसे कहा था कि एन जो होगा वो होल नंबर रेशियो होगा। डैट मीन्स कि होल नंबर रेशियो है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन में पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं आएगी, एक होल नंबर में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर एक बिल्कुल बात ठीक है कि ये मल्टीपल है किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का, तभी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन्ड होने वाला है। लास्ट पॉइंट दे रहा है, द एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट ऑफन यूज्ड इन रिएक्शन स्कीम्स। जो भी है वो आपकी रिएक्शन जितनी भी होती हैं, सपोज कर लीजिए आपकी स्टीचियोमेट्रिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आती हैं, बैलेंसिंग की रिएक्शंस आती है, उसमें कहीं पे भी एम्पिरिकल फार्मूला पता ही नहीं चलता आपको कि कहाँ पर है, क्योंकि वो वहाँ वर्क ही नहीं कर पाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उन रिएक्शंस में बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ वर्क करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका यूज ही इस बिहाफ पे लिया जा रहा है कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे सामने क्या आया है, जो एक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में रख रही हूँ। एक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स दी फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दे रखी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितने एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, और एक हमारा ऑक्सीजन है। डैट मीन्स रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो आपने बिल्कुल क्लियरली ये बात समझ ली होगी ना कि अगर कोई 57.8% आपका है, परसेंट मीन्स 100 के बारे में बात हो रही है, 3.6 ये 3.6 है, तो 3.6 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8 एंड 6
14 पॉइंट ये हो गया आपका 161.4, तो दोनों ही हैं। ये क्या है कार्बन, ये क्या है हाइड्रोजन। अब रेस्ट क्या बचा, अब रेस्ट बचा ऑक्सीजन। तो अब हम रेस्ट वाला पोर्शन निकालेंगे। रेस्ट वाला कैसे पोर्शन निकालेंगे, 100 में से हम लोग माइनस कर देंगे इसको, तो 61.4 जो है ये माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पर आ गया आपका 3। तो डैट मीन्स 38.60 जो परसेंटेज है वो किसकी है, आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ये आप याद कर लो कि रेस्ट इज ऑक्सीजन जो है वो आपका 38.60% है, तो मतलब परसेंटेज है। तो अब आपके पास तीनों एलिमेंट्स हो गए, तो हमें बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो एक टेबल है ना, उस टेबल के अंदर हम एक पूरा कॉम्पोजिशंस जब बना रहे हैं ना, जब स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं ना, तो हम वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ज़रा मैं वो उस बातों को समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो वो कैसे बना रहे हैं हम लोग, एक मिनट। तो अब हम लोग कैसे बना रहे हैं इसको, देखिए क्या है कि हमने टेबल्स ये ड्रॉ कर ली, ठीक। एक मिनट। तो ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए कॉलम्स। अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्योंकि 3 हमें बताए हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाता है, यहाँ पे हमारा जो एटॉमिक मास है वो आ जाता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप ऐसे लिख सकती है पूरा पूरा। यहाँ पे हमारे मोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा मोल रेशियो आ जाता है, ठीक है, या आप उसको एटॉमिक रेशियो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है, होल नंबर रेशियो आता है, पूरा लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए तो मैं थोड़ा इसको नीचे लिखती हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। अब क्या हुआ कि परसेंटेज कितनी दे रखी हुई है, 57.8 दे रखी हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है, 3.6 है, और रेस्ट हमारा ऑक्सीजन था वो हमारा 38.6 है। एटॉमिक मास कितना आता है इसका, एटॉमिक मास आता है 12, इसका 1 और इसका 16 आता है बच्चों, ठीक है। अब मोल्स निकालते, तो मोल्स क्या कहते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो 57.8 डिवाइडेड बाई 12 इसका मोल्स हो गए, ये वाले मैंने डिवाइड करके रख दिए। 3.6 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, ये इसके आएंगे। और 38.6 डिवाइडेड बाई 16 जो है वो इसके मोल्स आएंगे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ज़रा देख लो, 12 4 ज़ा 48 होता है, तो आपने 4 लिख दिया, 4 टाइम्स 48 होता है, तो ये आपका 7 8 9 98 हो गया। तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा एंड फिर बचेगा ये 22, ये 2 आ गया, ठीक है। इसका 3.6 ही आएगा, इसका आ जाएगा 16 2 32, तो ये 2 आ गया एंड 66 हो गया, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया तो ये 5 में 1 आ गया, ठीक है। 2.41 ये आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। मोल रेशियो में मैंने आपको बताया था जो सबसे कम होता है वो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो इनमें सबसे कम जो है वो 2.41 है। तो आप 4.82 का डिवीजन 2.41 से कर दो, 3.6 का 2.41 से कर दो, और लास्टली 2.41 का 2.41 से कर दो, यही तो होगा। तो ये 2.41 हो गया। यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन अब करनी है, तो ये कैलकुलेशन एक ज़ीरो बढ़ा दो जिससे कि आपको ये लगे कि यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 फिगर्स हैं। अब ये है लगभग ये 2 टाइम्स जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ये 2 टाइम्स जा रहा है। ये क्या जाएगा, इसकी कैंसिलेशन जब आप करोगे तो ये आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये 1 टाइम ही पहले जाएगा, ठीक है। 1 टाइम चला गया, कितना बचा है इसमें, 9 पॉइंट, मतलब 91 बचा, तो 91 में 1 पॉइंट और लगाओगे, आप 0 बढ़ाओगे तो 91 0 हो जाएगा एंड इसके बाद ये 4, हाँ 49 इसका आएगा, ठीक है। ये आ गया 1। अब देखो ये तो आप नहीं लिखोगे ना, यहाँ पे तो चलो 2 लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये डिजिट जो है, पॉइंट्स के बाद की डिजिट नहीं लिखी जाती। होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब ही यही है कि आप पूरे तरीके से इसको होल नंबर में लिखो। तो आप इसको क्या करना, सबसे पहले इसको 1.5 कर देना, बिल्कुल सही बात है ना। 1 पॉइंट राउंड ऑफ कर दिया तो 1.5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है
कि 1.5 भी एक सिंपलेस्ट नंबर नहीं है, तो आप इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करो 1.5 से, जिससे ये होल नंबर में चेंज हो जाए। तो अगर 1.5 का मल्टीप्लाई आप 2 से करते ना तो ये 3 हो जाएगा, या आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाइड करने के बाद ये 1.5 3 में चेंज हो गया। तो आप सबका 2 से मल्टीप्लाइड करो, इसका भी 2 से करो, इसका भी 2 से करो और इसका भी 2 से करो। ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 2। तो अब हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया ना बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया, वो हमारा क्या निकल के आया फॉर्मूला, C का 4 आया, H के 3 आए और O का 2 आया। ये हमारा सिंपलेस्ट एक तरीके से रेशियो निकल के आया एक एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल चुका। अब एम्पिरिकल फार्मूला मिल चुका तो हम अब क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करेंगे। और एम्पिरिकल मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 12 इंटू 4 कर दिया, प्लस 1 इंटू 3 कर दिया, 1 मिनट, 1 इंटू 3 कर दिया, 1 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, प्लस 16 इंटू 2 कर दिया, यही तो किया। तो 12 4 ज़ा 48 हो गया, प्लस 3 32 हो गया। कैलकुलेट कर लो उसको, लगभग ये कितना आ रहा है 83 आ रहा है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, हमारा एम्पिरिकल मास 83 आ रहा है। अब हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें वेपर डेंसिटी दे रखी हुई है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से दोबारा समझाती हूँ कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन नहीं है और उसकी जगह वेपर डेंसिटी गिवन है तो उसकी जगह आप उससे मल्टीप्लाइड कितने से कराओगे, 2 से कराओगे। तो वेपर डेंसिटी 83 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करा दिया। अभी एज इट इज़ लिखो क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो बच्चों निकल के आया ना, मॉलिक्यूलर मास, वो हमारा ये कैलकुलेट होके आया, ठीक। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जैसे ही आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एन का नंबर्स। एन का नंबर्स क्या है हमारे लिए, हमारा है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ये तो होता है ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो अब एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा हुआ है हमें, 83 इंटू 2, और एम्पिरिकल मास देखो कितना निकल के आया था 83, ये आ गया। तो यहाँ 83 पुट कर दोगे, 83 से 83 कैंसिल हो गया, तो ना एन इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 आ गई। अब तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं हमें पता है, एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन कर देते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा कितना आ रहा था, C4H3O2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो C4H3O2 लिख दिया हमने, और इसका होल एन कर दिया। तो यही तो हमने पढ़ा था अभी कि भाई उसके मल्टीप्लिकेशन में जाती है वैल्यू जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो कितना आ जाएगा 12H, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, 4 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड और 4 हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकल के आया बच्चों, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकल के आया। तो कहने का सेंस ये है कि आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सबसे पहली बात तो आपको ये एक चीज़ नहीं पता चली है जो आपके सामने ये है, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हम किस तरीके से इसे अटेंड करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको अटेंड करवाती हूँ जिसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी चीज़ें, जो थोड़ा सा कार्बन हाइड्रोजन से हट के आ जाएगा। तो देखिए क्या है आपके सामने, एक क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड कंटेन 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ 98.6 ये दिया हुआ है। व्हाट इट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, सबसे पहले तो भाई टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, और टेबल ड्रॉ करके हम इनके एलिमेंट्स के वो बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम्स बना दीजिए आप सबसे पहले तो, ठीक है, कॉलम्स बना दिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने एलिमेंट लिखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखा, यहाँ पे हमने इसका एटॉमिक मास लिखा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे मोल्स लिख दिए, मोल्स के बाद मोल रेशियो लिख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख दिया। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो
सबसे पहले कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा और क्लोरीन लिखा। अब हमारे पास परसेंटेज कितनी दे रखी हुई है वो नोट करते जाओ। हाइड्रोजन की है 4.07, इसकी कितनी है 24.27 और इसकी क्लोरीन की कितनी है 71.65। ये हमारे पास आ गया। एटॉमिक मास कितना मेंशन करना है हमको, हमें पता है इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 35.5 होता है। ठीक है, याद कर लीजिए 20 तो तक तो आपको याद होने ही चाहिए, कंपलसरी है। तो 24.27 डिवाइडेड बाई 12, ये हम मोल्स निकालते हैं इस तरीके से। 4.07 डिवाइडेड बाई 1, फिर 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ये इसके मोल्स आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन तुम क्या करोगे, तो मैं तो कैलकुलेटर से करके आपको बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। आप जब करोगे तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 4.07 ये आ गया अपना, मतलब ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसकी आ रही है 2.02, ये आ गई वैल्यू। अब कहने का सेंस ये है कि अब हमें पता है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका डिवीजन सबसे कराएंगे, तो 2.02 यहाँ पे सबसे वैल्यू कम दिखाई दे रही है, चाहे इसकी मान लो चाहे इसकी मान लो। तो 2.02, 2.02 ये हो गया। 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 और 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया और इसका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। वैसे तो 0.7 आएगा, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 4 पॉइंट लगभग आंसर वही आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्लोरीन का आ गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 1 आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कैलकुलेट हुआ इस टेबल से, वो उस टेबल से क्या आया, C1H2 और Cl1, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या होता है, एम्पिरिकल मास निकालना। तो हम एम्पिरिकल मास इससे कैलकुलेट करेंगे, और एम्पिरिकल मास हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 + 2 + 35.5। ठीक है, यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल आंसर आ रहा है 49.5 इसका, क्योंकि जब आप इसे 0.5 है ना, तो 0.5 आप पहले ही लिख दो, बाकी जो आपके 1s हैं और 10s हैं उनको जोड़ के रख दो। तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 49.5 लिख दिया। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको बार बार ये चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट हो जाती है। बट इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस एंड ऑफ कोर्स मेमोरी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, देखो ये आ गया हमारा एम्पिरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में गिवन है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, यही तो होता है या नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। तो हमने क्या करा, मॉलिक्यूलर मास, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो ये मास है बच्चों। ठीक है, तो 98.6 हमारा क्या है, 98.96 हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ये आ गया। एम्पिरिकल मास कितना है हमारा 49.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो आप ये 5 टाइम 49 का 49.5 जो है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से करा रही हूँ ना, 5 2 ज़ा 10, 1, 9 2 ज़ा 18, 19, 1 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 9, तो ये कितना आ रहा है 99 के लगभग आ रहा है। तो क्या ये 99 के लगभग नहीं है, आप अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, ये 6 है, 6 को अगर आप 9 से 1 डिजिट बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये अपने आप को किस में चेंज करेगा, एक नंबर जोड़ोगे इसमें आप, तो ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा, ये वाला नंबर 10 होगा ना, क्योंकि जब आप 6 से राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि 5 से बड़ी ग्रेटर कोई यूनिट होती है, डिजिट होती है, तो वो क्या करती है, एक नंबर उधर बढ़ा देती है, तो ये नंबर 9 की जगह क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा, तो जब ये 10 होगा, 9 से 10 होगा, तो 1 इधर जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो 99 करीब आ जाएगा, है ना। तो ये 99 के अप्रॉक्सी बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है, हम ये मानेंगे। तो क्योंकि वैल्यू हमें राउंड ऑफ में लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ ये आंसर पॉइंट्स में, बाकी अगर आप पॉइंट में भी निकालना चाहोगे तब भी वो जीरोज़ हट जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ ये 99 टाइम्स जा रहा है।
मतलब 2 टाइम्स जा रहा है, तो n की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब n की वैल्यू आ गई 2, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो हमारा है एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन। और एम्पिरिकल फार्मूला हमारा कितना निकला था? एम्पिरिकल फार्मूला हमारा निकला था ये, ठीक है, CH2Cl। तो मैंने यहाँ पे CH2Cl मेंशन कर लिया, CH2Cl मेंशन कर लिया, और यहाँ पे n की जगह मैंने मेंशन किया 2। तो ये आ गया हमारा C2H4Cl2। ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे पास एक तरीके से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब ज़्यादा होते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हम क्या क्या उसमें वेरिएशंस देख पाएँ, कैसे समझ पाएँ। क्योंकि देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है ना बच्चों, वो टोटली रिलेटेड है आपके न्यूमेरिकल्स सेक्शन पे। अगर आपके न्यूमेरिकल्स इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर न्यूमेरिकल सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी इसका बहुत रोल है अपना। तो आप कोशिश करिए कि आप न्यूमेरिकल से भागिए नहीं, आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखिए और न्यूमेरिकल्स को अटेंड करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके क्या हो, एक तरीके से हैबिचुअल हो जाएं, और जब ये क्वेश्चंस आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। ठीक है, तो ये ट्राई करिएगा, देखिएगा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको आते हैं तो उनको प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।